Hello, second years. Once again, welcome to the pharmacology class with cardiovascular system. जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और हार्ट फेलियर के बारे में। उसकी अपन मेडिकेशंस की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्लासिफिकेशन 5 से 6 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डायूरेटिक्स, वेजोडाइलेटर, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स, बीटा ब्लॉकर, एंटीकोआगुलेंट, कार्डियोग्लाइकोसाइड, ये सारे क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से मैंने आपको दो क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन था डायूरेटिक्स मैंने आपको बता दिया है और प्रीवियस रीनल सिस्टम में करवा भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन पढ़ेंगे वेजोडाइलेटर क्लासिफिकेशन, वेजोडाइलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, वेजोडाइलेटर, इसमें एक ड्रग आती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यानी ACE इनहिबिटर। आप लोगों ने रास सिस्टम पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, वो भी क्या करता है, कार्डियक सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अब ये रास सिस्टम होता क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, वो रेनिन की प्रेजेंस में आपको पता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में, फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बीपी वगैरह को राइज करने के लिए। अब एंजियोटेंसिन सेकंड का काम क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरोन रिलीज, ये दो इसके मेन काम होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीज पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब यानी जो हार्ट से पेरीफेरी जो ऑर्गन्स है वहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वहाँ से ब्लड सही तरीके से हार्ट के पास नहीं पहुँच पाएगा। दूसरा आता है एल्डोस्टेरोन रिलीज। एल्डोस्टेरोन जब रिलीज़ होता है तब क्या होता है, सोडियम और वाटर दोनों का रिटेंशन हो जाता है। ये दोनों मैकेनिज़्म क्या करती है, बनकर इंक्रीज बीपी यानी बीपी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये होती है नॉर्मल प्रोसेस। अब अपन बीपी को कम करना है, ठीक है, हार्ट का ऊपर जो वर्कलोड पड़ रहा है उस वर्कलोड को अपन को कम करना है, तो अपन एक ड्रग देते हैं, वो होती है ACE इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये काम कैसे करती है, मेनली इसका काम क्या होता है, वो होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने नहीं देती है। जब एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तब क्या होगा, ना तो एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, ना वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो क्या नहीं होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, फ्लूइड का क्या होगा, फ्लूइड का एक्सक्रीशन हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लूइड का एक्सक्रीशन होगा, हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और CCF और CHF और हार्ट फेलियर की कंडीशन में थोड़ा रिलीफ फील होगा। समझे स्टूडेंट्स, ACE इनहिबिटर का काम मेनली होता है फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देती। अब फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो दोनों काम जैसे कि एल्डोस्टेरोन और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ये दोनों नहीं करेगा। ये नहीं करेगा तो क्या होगा, बॉडी से फ्लूइड का एक्सक्रीशन हो जाएगा। जैसे एक्सक्रीशन कम होगा तो हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा और CCF की कंडीशन में रिलीफ फील होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। दूसरी बात अपन करते हैं नाइट्रेट्स की, यानी नाइट्रोग्लिसरीन। आप सबको पता है कॉमन ड्रग्स है नाइट्रोग्लिसरीन, सबलिंगुअली देते हैं। इसका भी मेन काम क्या होता है, वेजोडाइलेशन। अब मैंने दो चीज़ें और लिखी, आर्टीरियल डायलेशन और कोरोनरी आर्टरी डायलेशन। देखो मेन काम तो इसका क्या है, वेजोडाइलेशन है, यानी ब्लड वेसल से उसको डायलेट करने का काम करता है। उसके बाद में मैंने लिखा आर्टीरियल और कोरोनरी, यानी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज़ हैं, ठीक है, उन सबको ये डायलेट करेगा। और दूसरी बात, अगर मान लो बॉडी की आर्टरीज़ हैं, ठीक है, बॉडी के अदर ब्लड वेसल्स है वो सब डायलेट हो रखी है बट कोरोनरी आर्टरी डायलेट नहीं हो रखी, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी को भी डायलेट करवाने का काम करेगा। ये एक इसका स्पेशल फीचर होता है कोरोनरी आर्टरी डायलेशन। अब डायलेशन आ गया तो मतलब
हार्ट का वर्कलोड कम हो गया। अब हार्ट का वर्कलोड कम हो गया तो CCF की कंडीशन में रिलीव होगा। बस यही मैकेनिज़्म यहाँ लगानी है, यही मैकेनिज़्म यहाँ लगानी है। इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। नाइट्रोग्लिसरीन एज ए वेजोडाइलेशन के थ्रू काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं पॉजिटिव आइनो। थर्ड वन क्लासिफिकेशन अपना पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स, इसके अंदर कार्डियोग्लाइकोसाइड्स देते हैं। ठीक है। उस कार्डियोग्लाइकोसाइड में एक मेन ड्रग होती है, वो होती है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन में आपको प्रीवियस क्लास में बहुत बेटर तरीके से बता चुका हूँ। जब मैंने रीनल सिस्टम पढ़ाया था तब इसमें थोड़ा सा बताया था कि डिजोक्सिन कैसे काम करता है। ठीक है। डिजोक्सिन का मेन काम होता है इंक्रीज द मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जो मसल्स है वो सही ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण जो हार्ट है उसको ब्लड को पंप आउट करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो डिजोक्सिन क्या करेगा, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हार्ट क्या है वो पंप इजीली कर सके। ठीक है। इसलिए डिजोक्सिन अपन देते हैं। अब दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, डिजोक्सिन एक ऐसी ड्रग है जिसको बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ देना चाहिए। अगर इसको अपन प्रिकॉशन ध्यान में नहीं रखेंगे तो इसके अंदर एक कंडीशन लीड कर देगी, वो कहलाती है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। यानी उन पेशेंट में, किन पेशेंट में, जिनकी एपाइकल पल्स 60 से नीचे हैं। ठीक है। जिनमें डिजोक्सिन का लेवल 2 से ऊपर जा चुका है, पोटेशियम लेवल 3.5 से कम है, इन पेशेंट को डिजोक्सिन प्रोवाइड नहीं करवानी है। अगर मान लो एपाइकल पल्स 60 से बिलो हो चुकी है तो डिजोक्सिन नहीं देनी है, अदर ड्रग्स प्रेस्क्राइब करवानी है। ठीक है। अगर डिजोक्सिन दे रहे हैं और उसका ब्लड के अंदर लेवल 2 से ऊपर हो चुका है, ठीक है, तो उस ड्रग को यानी डिजोक्सिन को अपन को स्टॉप कर देना है, यानी डिजोक्सिन इन्फ्यूज़न को स्टॉप कर देना है। ठीक है। किसी पेशेंट का पोटेशियम लेवल 3.5 से कम है तो उसको भी क्या डिजोक्सिन नहीं देनी है। ये 3-4 चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद ही अपन को डिजोक्सिन प्रोवाइड करवानी है। चलो इन सब चीज़ों को बाद भी अगर मान लो माल प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, डिजोक्सिन अपन प्रोवाइड करवा चुके हैं, ठीक है, 2.2 से ज़्यादा लेवल हो चुका है, पोटेशियम लेवल भी 3.5 से कम था, एपाइकल पल्स भी 60 से कम थी, तो एक कंडीशन लीड होती है, वो कहलाती है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। अब इस डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को कैसे रिलीव करना है, तो अपन क्या देते हैं, एक एंटीडोट आता है डिजोक्सिन का, वो होता है डिजीबाइंड। अब एंटीडोट का काम क्या होता है, यानी किसी भी पॉइज़न को ट्रीट करने के लिए काम आती है, वो आती है क्या, किसी भी पॉइज़न को कम करने के लिए अपन क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं। तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, अब इस डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, एंटीडोट देना पड़ेगा, और उस एंटीडोट का नाम होता है डिजीबाइंड। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, आगे समझ में स्टूडेंट्स, ये होता है डिजोक्सिन। ठीक है। डिजोक्सिन कब प्रोवाइड करवाना है अपन को, ठीक है, सारी कंडीशंस ध्यान में रखनी है, उसके बाद में ही अपन को डिजोक्सिन प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन मैंने एक लिखा है बीटा ब्लॉकर। ठीक है। बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, हार्ट के अंदर जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या इसको प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए कीमो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स होते हैं। वैसे ही 2 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। ठीक है। ये अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर क्या करते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्रेशर को मेंटेन करने के काम आते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है। अगर अब मान लो ये रिसेप्टर ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको ब्लॉक करना पड़ता है, ताकि हार्ट ज़्यादा काम नहीं करे, हार्ट थोड़ा रिलैक्स फील हो जाए। ऐसे ही एक रिसेप्टर आता है बीटा। ठीक है। ये बीटा क्या करता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी, वर्कलोड, हार्ट के ऊपर वर्कलोड, ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो अब क्या करेंगे, इस बीटा को ब्लॉक करने के लिए ड्रग देते हैं जिसका नाम होता है बीटा ब्लॉकर मेडिकेशंस। उसमें एक एग्जांपल आता है प्रोपेनोलोल। अब प्रोपेनोलोल ये
जैसे कि डायूरेटिक्स थी, एसी इनहिबिटर थी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स में कार्डियोग्लाइकोसाइड में जैसे कि कार्डियोग्लाइकोसाइड में नाइट्रोग्लिसरीन थी, डिजोक्सिन थी, ये सब क्या आती है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स आती है सीसीएफ के अंदर। ठीक है, अब प्रोपेनोलोल है, वो क्या है, सीसीएफ के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, ये एक सपोर्टिव ड्रग होती है। ठीक है, अब सपोर्टिव ड्रग होती है। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम अपन इसको बोल सकते हैं, प्रोपेनोलोल वर्क एज ए लोकल एनेस्थेटिक इन कंडीशन ऑफ द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। ये एक एनेस्थेसिया के थ्रू, एक एनेस्थेसिया की तरह काम करती है। ठीक है, एनेस्थेसिया क्या करता है, किसी भी बॉडी पार्ट को, किसी भी ऑर्गन को रिलैक्स फील करवाता है, वैसे ही ये क्या करेगा, हार्ट को थोड़ा रिलैक्स फील करवाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, बीपी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, वो सारी कम हो जाएगी। ये सब कम हो जाएगा तो सीसीएफ की कंडीशन में थोड़ा रिलीव फील होगा। इसीलिए इसको एक सपोर्टिव थेरेपी या सपोर्टिव मैनेजमेंट के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक ऑफ सीसीएफ। अगर इसके बावजूद भी कोई अगर डाउट रहा तो अपन जब कॉलेज रीओपन होगी तब अपन क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात, इसके जो नोट्स हैं मैं अभी आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगा। उन नोट्स को अपनी नोटबुक के अंदर एज इट इज़ उतार लेना है। ठीक है, जो मैंने बताया यहाँ मेन पॉइंट बता चुके हैं। इसके अलावा जैसे डोज है, रूट है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट है, फार्माकोकाइनेटिक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। ये मैंने सारी नोट्स में आपको लिखा दी है। उन नोट्स को आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना है। दूसरी बात, नेक्स्ट क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा हाइपरटेंशन। आई थिंक आपके पास एक डेमो हो चुका है हाइपरटेंशन का, तो उस हाइपरटेंशन को भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको बता दूंगा। दूसरी बात, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर ये जो मेडिकेशंस यूज़ में लेते हैं, इनको एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं। वो मैं आपको एक पीडीएफ बनाकर दे दूंगा। सिर्फ 5 से 6 लाइन का एक शॉर्ट ट्रिक है। उस शॉर्ट ट्रिक को आप याद कर लोगे तो आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको एज इट इज़ याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।